के बीचों बीच हर जगह जायंट्स बीस्ट उड़ रहे थे। मुझे लगा था एक ट्रांसमैग्नाइट होने के नाते अवेकनिंग के टाइम मुझे कोई ट्रिपल एस रैंक का पावरफुल बीस्ट मिलेगा। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर 30 लाख रुपए का कर्ज था और अवेकनिंग के बाद मुझे मिला एक एफ रैंक का मच्छर बीस्ट। नौ सिटी के गरीब बस्ती में मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि कोई मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। मुझे एक बार एक बेकार आदमी समझा गया था कि जो कुछ नहीं कर पाएगा, और मेरे से बहुत बड़ा आदमी मेरे को मारता है और कहता है पैसा वापस कर दे वरना तेरा घर का लोन तुझे बर्बाद कर देगा। वह आवाज़ एक बहुत ही ताकतवर इंसान की थी, जिसके हाथ में एक हैवी एलॉय बैट था, जिसके सिरे से अभी भी खून बह रहा था, टपक रहा था कह सकते हैं। उस गंजे आदमी के पीछे एक आधे इंसान के बराबर लो लेवल आयरन स्पाइडर रेंग रहा था। उसकी लाल आँखें मुझे घूर रही थी। वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उस समय का दृश्य इतना खतरनाक था कि मैं आपको क्या बताऊं। नॉर्थ सिटी के अंडरग्राउंड मनी लीडर का टॉप फाइटर जोहू था, और मैं सिर्फ एक 18 साल का लड़का था जिसके पेरेंट्स नहीं थे, जिस पर 30 लाख रुपए का हाई इंटरेस्ट लोन था। जो मेरे पास आया और उसने अपना पैर मेरी कलाई पर रखकर ज़ोरों से दबाया और बोला, आज तुम्हारी अवेकनिंग का दिन है ना। ये बात पूरी सिटी में फैल चुकी है। हमारे वांग यांग मास्टर ने अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर आधे घंटे तक वेट किया, लेकिन आखिर में जिस एक से बीस्ट हैच होने थे उसमें से कोई रिएक्शन ही नहीं आया। बैट मेरे माथे को छीलता हुआ निकल गया और मेरा ताजा खून सीधे उस अंडे पर गिरा। अंडे ने मेरे खून को किसी भूखे भेड़िए की तरह सोख लिया। सिस्टम अनाउंसमेंट, हाई कंपैटिबिलिटी डिटेक्टेड। वार्निंग, होस्ट की जान सख्त खतरे में है। फोर्स्ड एक्टिवेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मेरे दिमाग में यह ठंडी रोबोटिक आवाज गूंज उठी। मैंने झटके से अपनी आंखें खोल दी। अंडे से एक अजीब लाल रोशनी फूटी। झाऊ का ध्यान इस पर नहीं था। उसका सुअर अपने नुकीले दांतों के साथ मेरे पेट से बस कुछ इंच दूर था। अगले ही पल पत्थरकांडा टूट गया, लेकिन न कोई आसमान हिला देने वाली रोशनी निकली, न कोई महान दैवीय जीव बाहर आया। उसमें से निकला सिर्फ एक नाखून जितना छोटा, सूखा और बेहद कमजोर मच्छर, जो बिना कोई आवाज किए हवा में उड़ने लगा। सिस्टम घोषणा, सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। जर्ग ओवरलॉर्ड सिस्टम बाइंड हो चुका है। कीड़ों का सम्राट सिस्टम, प्रारंभिक मॉन्स्टर अनलॉक, एफ ग्रेड ब्लडथर्स्टी मॉस्किटो। इसे मार डालो, मैंने अपने मन में पहला आदेश दिया। वह छोटा रक्त पिपासु मच्छर हवा में एक लाल रेखा बनाते हुए आगे बढ़ा, जिसे सामान्य आंखें देख भी नहीं सकती थी। उसने सुअर की कठोर खाल पर हमला नहीं किया, बल्कि एक सूक्ष्म मिसाइल की तरह सीधे उसके कान के भीतर घुस गया। तेजी से दौड़ता हुआ आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर अचानक जड़ हो गया। उसकी आंखों का गुस्सा भय में बदल गया। वह दर्द से पागलों की तरह सिर झटकने और चीखने लगा। ये क्या हो रहा है? फेंकिया, तुम ये क्या कर रहे हो? झाऊ का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने अपने मानसिक संबंध के जरिए अपने बीस्ट को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल उसकी असहनीय पीड़ा और दिमाग फटने जैसी चीखें ही महसूस हुईं। सिर्फ 3 सेकंड के भीतर उस विशाल डी ग्रेड सुअर की आंखों, कानों और नाक से काला खून बहने लगा। फिर वह ढहते हुए पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। तुमने क्या किया? झाऊ के हाथ में पकड़ा बैट कांपने लगा। वह कभी अपने सुअर की लाश को देखता तो कभी मुझे, जो धीरे धीरे कीचड़ से उठकर खड़ा हो रहा था। तुमने कौन सा छिपा हुआ हथियार इस्तेमाल किया है? मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह काला लाल मच्छर उड़कर मेरी उंगली पर आ बैठा और अपने पंख साफ करने लगा। इसका नाम मिंग हे है, एक एफ ग्रेड मच्छर। यह नामुमकिन है। एक मच्छर लोहे की खाल वाले सुअर की रक्षा कैसे तोड़ सकता है? झाऊ की आंखें फटी रह गईं। मैंने अपनी कमजोर लेकिन ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तुम मूर्ख हो। सामने कोई दिव्य ड्रैगन ही क्यों ना हो, अगर उसके दिमाग के अंदर एक सुई घुस जाए तो उसकी मौत तय है। सिस्टम घोषणा, डी ग्रेड मॉन्स्टर को मारने पर 50 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। चेतावनी, होस्ट की जान खतरे में है। तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता है। संकेत, ब्लड थर्स्टी मॉस्किटो खून के लिए अत्यधिक भूखा है। मैंने अपनी उंगली पर बैठे मच्छर को देखा और उसकी भूख को अपने भीतर महसूस किया। फिर मैंने सिर उठाकर पीछे हटते हुए झाऊ की तरफ देखा। जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अब जाने की जरूरत नहीं है। मेरे मच्छर का पेट अभी तक नहीं भरा है। पागल कमीने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। झाऊ गरजा और बैट लहराते हुए मेरी तरफ दौड़ा। मैं अपनी जगह पर शांत खड़ा रहा और बस एक हल्की सी चुटकी बजाई। अगले ही पल उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसे महसूस हुआ कि उसके गले पर बर्फ जैसी ठंडक छा गई है और एक जानलेवा जहर उसके पूरे शरीर में फैलने लगा है। उसकी सांसें रुकने लगी। बैट उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। झाऊ का वह मजबूत और कसरती शरीर अब आंखों के सामने ही सूख कर सिकुड़ने लगा था। 10 सेकंड के बाद झाऊ घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और एक सूखी बेजान चमड़ी के कंकाल में बदल गया। सिस्टम घोषणा, एक अवेकनर को मारने पर 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। चेतावनी, वर्तमान इवोल्यूशन पॉइंट्स जर्ग स्प्लिट मोड को अनलॉक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे शिकार जारी रखने की सलाह दी जाती है। मैं दीवार का सहारा लेकर जमीन पर फिसलते हुए बैठ गया और जोर जोर से हाँफने लगा। मैंने देखा मिंग हे उड़कर दोबारा मेरी उंगली के पोर पर आ बैठा था।
जिसका पेट अब खून से बिल्कुल लाल और चमकदार हो चुका था। मेरे मन में कोई डर नहीं था, बल्कि मैं पागलों की तरह हंसने लगा। यही तो ताकत है, यही वो ताकत है जिसके लिए अब मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है और न ही किसी के सामने दुम हिलाकर भीख मांगने की जरूरत है। मेरी आंखों में धीरे धीरे एक दीवानगी छाने लगी। जब तक मैं काफी संख्या में शिकार करता रहूंगा, तब तक चाहे यह एक मामूली मच्छर ही क्यों ना हो, मैं इस दुनिया के बड़े से बड़े दिव्य जीवों को भी अपने घुटनों पर लाकर अपने सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगा। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और बिना किसी दया के उस लाश को लांघकर आगे बढ़ गया। तियानलांग की नंबर 1 बीस्ट मास्टर एकेडमी के मेन गेट पर आलीशान लग्जरी कारों का मेला लगा हुआ था। शानदार यूनिफॉर्म पहने छात्र ग्रुप्स में खड़े थे और उनके साथ तरह तरह के अनोखे और शानदार स्पिरिचुअल बीस्ट्स थे। जैसे ही मैं एक पुरानी टूटी फूटी शेयरिंग साइकिल से नीचे उतरा, तभी एक तीखी और कानों को चुभने वाली आवाज गूंजी। ब्रांडेड बैटल सूट पहने कुछ लड़के मेरे चारों तरफ आकर खड़े हो गए। उनका लीडर एक मोटे शरीर वाला लड़का था जिसके बाल पीछे की तरफ संवरे हुए थे। उसका नाम लियू कियांग था। वह ली याओतियान का नंबर 1 चमचा था, जिसके पास एक सी ग्रेड का ग्रेट स्ट्रेंथ डेमन गोरिल्ला यानी महाबली शैतानी गोरिल्ला था। लियू कियांग बड़े ही ड्रामेबाज अंदाज में जोर से हंसा और उसके पास खड़े उस शैतानी गोरिल्ला ने भी माहौल बनाते हुए अपनी छाती को जोर जोर से पीटा और एक डराने वाली दहाड़ मारी। आसपास के छात्र वहीं रुक गए और सबके चेहरों पर मेरा मजाक उड़ाने वाली मुस्कान तैरने लगी। मैंने बिना कोई भाव दिखाए अपनी साइकिल को लॉक किया। कल रात के शिकार ने मुझे एक बात अच्छी तरह समझा दी थी, इस दुनिया में सम्मान खुद लड़कर छीना जाता है, बातों से नहीं मिलता। लेकिन मैं अब भी स्कूल के गेट पर हाथ नहीं उठा सकता था। यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। किसी को मारने पर सीधे एनफोर्समेंट टीम आ जाएगी और मेरी मौजूदा ताकत अभी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं देश के सरकारी सिस्टम से सीधे टकरा सकूं। रास्ता छोड़ो, मैंने ठंडे लहजे में बस ये 2 शब्द कहे। लियू कियांग मेरे इस ठंडे और बेरुखी भरे बर्ताव से बुरी तरह भड़क गया। उसने हवा में हाथ लहराया और उसका ग्रेट स्ट्रेंथ डेमन गोरिल्ला तुरंत एक कदम आगे बढ़ा और एक छोटे पहाड़ की तरह मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया। आसपास खड़े छात्रों की भीड़ में ठहाके गूंज उठे। मैंने अपने कदम रोक दिए, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उस करीब 2 मीटर ऊंचे शैतानी गोरिल्ला को देखा। मेरा दाहिना हाथ मेरी जेब के अंदर था और मेरी उंगली धीरे धीरे जेब के कपड़े को सहला रही थी। मिंघे इस वक्त मेरी कलाई के अंदर छिपा बैठा था। मैं मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि उस गोरिल्ला की दोनों आंखों को अंधा करने में मुझे 3 सेकंड का समय लगेगा या फिर उसकी पैर की नस काटने में 5 सेकंड का समय लगेगा। ठीक उसी पल एक बेहद ठंडी और घमंडी आवाज ने इस तमाशे को बीच में ही रोक दिया। भीड़ में पल भर में सन्नाटा छा गया और लोग खुद ब खुद हटकर एक तरफ रास्ता देने लगे। एक उड़ने वाली आलीशान लग्जरी कार धीरे से आकर रुकी। उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक अमीर लड़का नीचे उतरा। उसके कंधे पर एक एस ग्रेड का शिकारी जीव बैठा हुआ था। लियू कियांग का चेहरा तुरंत एक चापलूस गुलाम जैसा हो गया। अरे यंग मास्टर ली, मैं तो बस आपकी तरफ से इस लड़के को सबक सिखा रहा था जो हमारी एकेडमी के नाम पर धब्बा है। ली याओतियान ने अपने कंधे पर बैठे उस शिकारी जीव के नुकीले सिर को धीरे से सहलाते हुए कहा, क्या कभी कोई शेर सड़क किनारे भौंकने वाले आवारा कुत्तों पर ध्यान देता है? आज नए छात्रों का ट्रायल का दिन है। ऐसे फालतू इंसान के पीछे अपनी ताकत बर्बाद मत करो। चलो। इतना कहकर वह सीधे मेरे पास से गुजर गया। लियू कियांग ने मुझे एक बेहद जहरीली नजर से घूरा और फुसफुसाया, किस्मत अच्छी है साले तेरी, दोपहर के प्रैक्टिकल एग्जाम का इंतजार कर, मैं तुझे रिंग में ही सीधा करूंगा। भीड़ धीरे धीरे बिखर गई। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा और दूर जाते ली याओतियान की पीठ को देखने लगा। मेरे होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। शेर, आवारा कुत्ता, मैं उम्मीद करता हूं कि जब तुम्हारे इस दिव्य ड्रैगन का सारा खून चूसकर उसे एक सूखी लाश बना दिया जाएगा, तब भी तुम अपना यह घमंड बरकरार रख पाओगे। तियानलाम एकेडमी का पिछला हिस्सा, बैक माउंटेन ट्रायल जोन। यहाँ बड़ी संख्या में कम लेवल के जंगली और खूंखार जानवर पाले जाते थे। ये वो जगह थी जहाँ नए छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती थी और वे अपने पालतू जीवों को शिकार खिलाते थे। आमतौर पर बाकी छात्र यहाँ ग्रुप्स में आते थे और उनकी देखरेख के लिए टीचर्स मौजूद होते थे, लेकिन मैं अकेला था। मैंने मुख्य रास्ते को छोड़ दिया और सबसे घने जंगली इलाके के भीतर घुस गया। यहाँ मेरे आने का केवल एक ही मकसद था, अपनी सेना खड़ी करना, यानी ज्यादा से ज्यादा कीड़े पैदा करना। तभी मेरे सामने सिस्टम की नीली स्क्रीन खुल गई। मैंने मन ही मन अपना स्टेटस देखा। मेरा नाम वांग बाथियान है। मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट मिंघे अभी F ग्रेड पर है। मेरे पास इस वक्त 60 इवोल्यूशन पॉइंट्स हैं और सिस्टम मुझे अपना पहला मिशन दिखा रहा है। अपनी पहली जर्ग यानी कीड़ों की टुकड़ी का निर्माण करें, जिसके लिए मुझे 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स और 50 किलो निचले स्तर का मांस और खून चाहिए। बाहर आओ मिंघे। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह काले और लाल रंग का मच्छर भिनभिनाते हुए बाहर निकला और बड़े ही मजे में मेरे चारों तरफ चक्कर काटने लगा। जाओ, वह तुम्हारा बुफे है। मैंने सामने झाड़ियों में बेरी के फल खा रहे एक विंड रनर रैबिट, तेज दौड़ने वाले खरगोश की तरफ इशारा किया। किसी आम नए छात्र के लिए इस तेज दौड़ने वाले खरगोश को पकड़ना बेहद मुश्किल होता था, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। लेकिन मेरे मच्छर की सुपरविजन वाली आंखों ने जैसे ही उस खरगोश को लॉक किया, उसकी हरकतें इतनी धीमी हो गई मानो वह रुक रुक कर चल रहा हो। वह खरगोश अपने कान खड़े करने तक का मौका नहीं पा सका कि उसे अपनी गर्दन पर एक तेज दर्द महसूस हुआ। मिंघे के उस बेहद मजबूत और नुकीले डंक ने पलक झपकते ही उसकी खाल को छेद दिया था। जैसे ही उसके शरीर में सुन्न करने वाला जहर पहुंचा, महज आधे मिनट के भीतर वह मोटा ताजा खरगोश धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सिस्टम घोषणा,
एफ ग्रेड जीव विंड रनर रैबिट का खून चूसने पर 2 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। बहुत धीमा है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। अगर मैं इसी तरह एक एक करके खून चूसता रहा तो ली याओतियान की ताकत का मुकाबला करने में मुझे न जाने कितना समय लग जाएगा। ठीक उसी समय सिस्टम की ठंडी आवाज दोबारा गूंजी। सिस्टम घोषणा, होस्ट चाहे तो 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके सिंगल स्प्लिट फंक्शन को चालू कर सकता है। इसके बाद मिंग हे एक क्वीन की तरह काम करेगी। उस सोल्जर मॉस्किटोस की अपनी पहली फौज तैयार करेगी। मैंने बिना किसी झिझक के इस फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया। मैंने देखा कि उस खरगोश की लाश पर बैठे मिंग हे का शरीर अचानक बुरी तरह कांपने लगा। उसका पेट आंखों के सामने किसी गुब्बारे की तरह फूल गया और कुछ ही पल में लाल मोतियों जैसे 10 छोटे छोटे अंडे बाहर निकल आए। हवा के संपर्क में आते ही वे अंडे तुरंत फूट गए। उनका असली आकार किसी आम मक्खी के बराबर ही था, लेकिन उन सभी के पास मिंग हे की तरह ही बेहद नुकीले और धारदार डंक थे। वे 10 सैनिक मच्छर अपने अंडों को तोड़कर बाहर आ चुके थे। भले ही वे अपनी क्वीन मिंग हे जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अपने चारों तरफ उड़ते हुए उन 11 मच्छरों को देखकर मेरी आंखों में राज करने की आग सुलगने लगी। ये तो बस अभी शुरुआत है। जाओ, इस जंगल में जो भी जिंदा चीज दिखे उसका सारा खून चूसकर उसे पूरी तरह सुखा दो। मैंने अपना हाथ हवा में लहराते हुए जोर से आदेश दिया। वे 11 मच्छर छोटे बॉम्बर विमानों की तरह पंख फैलाकर जंगल की गहराइयों में गायब हो गए। पल भर के भीतर वह पहाड़ी इलाका जो अब तक जानवरों की आवाजों से गूंज रहा था, एक बेहद ही अजीब और खौफनाक सन्नाटे में डूब गया। गुफाओं में छिपे जंगली चूहे हों, पेड़ों पर बैठी हरी नागिनें हों, या फिर रास्ते से गुजरने वाले जंगली सुअर, जो भी मेरे मच्छरों के सामने आया उन सब पर मौत का कहर टूट पड़ा। किसी बड़े और भारी जानवर के लिए एक मच्छर का काटना शायद सिर्फ खुजली जैसा हो, लेकिन जब 100 मच्छर एक साथ मिलकर एक ही जगह हमला करते हैं तो वो एक ऐसा जानलेवा टॉर्चर बन जाता है जिससे बचना नामुमकिन है। इवोल्यूशन पॉइंट्स +1 +2 +5। सिस्टम पैनल पर इवोल्यूशन पॉइंट्स के नंबर अब पागलों की तरह भाग रहे थे। आधे घंटे के बाद मैं जंगल में एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। मेरे पैरों के पास अलग अलग छोटे जंगली जानवरों की सूखी हुई लाशों का ढेर लगा था और मेरे चारों तरफ मंडरा रही मच्छरों की सेना, जो शुरू में सिर्फ 11 थी, अब बढ़कर 100 हो चुकी थी। अब यह कोई चंद कीड़े नहीं थे, बल्कि एक काली, घनी और डरावनी धुंध बन चुकी थी, जिसे देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। यही तो जर्क कीड़ों की प्रजाति की सबसे खूंखार खूबी है, रोलिंग स्नोबॉल इफेक्ट, यानी लगातार बढ़ते जाना। जब तक इन्हें मांस और खून मिलता रहेगा, ये दुश्मनों के लिए कभी ना खत्म होने वाला काल बने रहेंगे। बस करो। सिस्टम में 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स जमा होते ही मैंने इस कत्लेअम को रोक दिया। फिलहाल के लिए संख्या काफी थी, अब मुझे ताकत की क्वालिटी बढ़ानी थी। मैंने अपनी मुख्य क्वीन यानी मिंग हे की तरफ देखा। लगातार खून चूसने और अंडे देने की वजह से मिंग हे का साइज पहले से काफी बड़ा हो चुका था। तभी मेरे सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकी। सिस्टम घोषणा, काफी एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल चुके हैं। क्या आप पहला स्पीसीज एवोल्यूशन प्रजाति का विकास शुरू करना चाहते हैं? अगला रूप, ब्लड विंग एम्परर मॉस्किटो। जरूरी सामान, एक लेवल 1 खूंखार जानवर का असली और शुद्ध खून। ठीक उसी वक्त जंगल की गहराइयों से एक कंपा देने वाली दहाड़ गूंजी। उसके तुरंत बाद एक लड़की के चीखने की आवाज आई, बचाओ, कोई बचाओ, ये एक आयरन क्लैड राइनो है, ये पागल हो चुका है। ये सुनते ही मेरा दिल धड़क उठा। आयरन क्लैड राइनो लेवल 1 का सबसे ताकतवर जानवर माना जाता है, जिसकी चमड़ी लोहे जैसी सख्त होती है। मिंगहे के इवोल्यूशन के लिए इससे बेहतर चीज और कुछ नहीं हो सकती थी। रही बात उस लड़की को बचाने की, तो मैं कोई आम कहानियों का सीधा साधा हीरो नहीं हूं जो लड़की की चीख सुनते ही अपनी जान दांव पर लगाकर कूद पड़े। मैं एक क्रूर मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ। मेरे पीछे उड़ रहे 100 सैनिक मच्छर हवा में किसी काले कफन की तरह मेरे साथ चलने लगे। किस्मत अच्छी है, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। मैं एक समझदार और सब्र रखने वाले शिकारी की तरह बिना कोई आवाज किए उस हंगामे की तरफ बढ़ने लगा। मैं तो बस उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब वो गेंडा उस लड़की से लड़कर अपनी आधी ताकत खो देगा और मैं आखिरी में जाकर पूरा फायदा उठा लूंगा। बचाओ, क्या कोई है जो मुझे बचा सके? झाड़ियों को चीरती हुई एक लड़की लड़खड़ाते हुए बाहर भागी। उसका नाम लीन वानर था, जो त्यानलाम एकेडमी की सबसे मशहूर और खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। हमेशा लड़कों के बीच महारानी की तरह रहने वाली वो लड़की इस वक्त आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ बेहद बेहाल दिख रही थी। उसके पीछे महज कुछ ही दूरी पर एक टैंक जितना बड़ा आयरन क्लैड राइनो पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थीं और उसके सिर पर लगा सींग किसी भी स्टील की चादर को फाड़ सकता था। लीन वन एयर पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी। उसका पालतू जीव, एक छोटा और प्यारा लाइट एल्फ, 3 मिनट पहले ही उस गेंडे के पैर के नीचे कुचलकर कीमा बन चुका था। भागते भागते अचानक लिन वन एयर का पैर एक गड्ढे में फंसा और वो जोर से कीचड़ में गिर पड़ी। उसने खौफ से पीछे मुड़कर देखा। वो जानलेवा सींग उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, लेकिन कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। तभी हवा में मच्छरों के पंखों की एक इतनी तेज और भयानक गूंज उठी जिसने उस विशाल गेंडे की दहाड़ को भी दबा दिया। लिन वन एयर ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली और उसने अपनी जिंदगी का सबसे हैरान कर देने वाला नजारा देखा। उस विशाल गेंडे का नुकीला सींग लिन वन एयर की नाक से सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर था, लेकिन वो भारी भरकम जानवर वहीं थम गया था, मानो वो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो।
न जाने कब उस गैंडे के पूरे सिर को सैकड़ों हजार सैनिक मच्छरों ने एक काले बादल की तरह घेर लिया था। वो लोहे की खाल वाला गैंडा दर्द से कराहते हुए पागलों की तरह अपना सिर झटकने लगा। वो अपने सींग को जमीन पर मार रहा था, पेड़ों से रगड़ रहा था, कीचड़ में लौट रहा था, पर उन मच्छरों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। मैं पास के ही एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर खड़ा था। मेरे दोनों हाथ मेरी जेब में थे। चेहरा बिल्कुल ठंडा और बेरहम था, जैसे कोई राजा मौत के खेल के मैदान में तमाशा देख रहा हो। मैंने अपने दिमाग से मच्छरों को 3 हिस्सों में कमांड दी। पहली टुकड़ी, इसकी आंखों के नाजुक हिस्से पर हमला करो। दूसरी टुकड़ी, इसके नाक के छेद को ब्लॉक करके इसकी सांस रोको। तीसरी टुकड़ी, इसके कान के रास्ते सीधे इसके दिमाग में घुस जाओ। मेरे हुक्म पर वो 100 मच्छरों का काला बादल एक अनुशासित फौज की तरह टूट पड़ा। यह क्या चीज है? लिनवानियर जमीन पर बैठी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। वो गैंडा जो अभी तक काल बनकर दौड़ रहा था, अब पानी में डूबते हुए इंसान की तरह तड़प रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में धड़ाम, एक जोरदार धमाके के साथ वो भारी भरकम गैंडा जमीन पर गिर पड़ा। धूल का गुबार उड़ा। उसकी टांगें अभी भी दर्द से कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। मैं पेड़ से नीचे कूदा। मेरा काला हुडी जैकेट हवा में लहरा रहा था। मैंने पास में बैठी लिन वानेर की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। मैं सीधे उस मरते हुए गैंडे की लाश के पास गया और धीरे से अपना हाथ हवा में उठाया। वापस आओ। वो 100 मच्छरों का काला कोहरा तुरंत उस लाश से हटा और एक लाल काली नदी की तरह हवा में तैरते हुए मेरे चारों तरफ लिपट गया। हर एक मच्छर का पेट खून से इतना ज्यादा भर चुका था कि वो शीशे की तरह चमक रहा था। इसके अंदर लेवल 1 के जानवर का सबसे कीमती और शुद्ध खून था। और इस फौज के बिल्कुल बीच में हमारी मुख्य क्वीन मिंगहे उस गैंडे के सींग की जड़ पर बैठी थी। उसका शरीर अब बहुत तेजी से बदलना शुरू हो चुका था। सिस्टम घोषणा, हाई क्वालिटी लेवल 1 खून को 100% सोख लिया गया है। इवोल्यूशन की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। इवोल्यूशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मेरी आंखों में एक दीवानगी छा गई। मेंटल लिंक के जरिए मैं महसूस कर सकता था कि एक बेहद खूंखार और बेलगाम ताकत उस गैंडे की लाश से निकलकर सीधे मेरे खुद के शरीर के अंदर समा रही थी। कड़क कड़क। मिंगहे के शरीर के ऊपर का पुराना कवच टूटकर गिरने लगा। हवा में एक ऐसा खौफनाक प्रेशर पैदा हुआ कि आसपास के छोटे मोटे जानवर दहल उठे। उसका साइज कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। वो अब सिर्फ एक इंसान की मुट्ठी के बराबर थी, लेकिन अब उसके पास 2 नहीं बल्कि 4 पंख आ चुके थे और उन खून जैसे लाल पंखों के किनारे किसी धारदार चाकू की तरह तेज थे। सिस्टम घोषणा, इवोल्यूशन सफल रहा। नया नाम, ब्लडविंग एम्परर मॉस्किटो लेवल, फर्स्ट ग्रेड, लेवल 1। नई खूबी, एक सोनिक ब्लास्ट। ये एक ऐसी घातक हाई फ्रीक्वेंसी आवाज निकालेगा जो सीधे दुश्मन के अंदरूनी अंगों को चीरकर रख देगी। नई खूबी 2, ब्लड क्रिस्टल आर्मर। इसकी खुद की डिफेंस पावर अब लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। सिस्टम अनाउंसमेंट, ब्लडविंग एम्परर मॉस्किटो की ताकत काफी बढ़ चुकी है। अब यह आम आग और फिजिकल हमलों को आसानी से झेल सकता है। नई खूबी 3, यूनिटी ऑनरा। इसके तहत होस्ट के कंट्रोल में रहने वाले छोटे मच्छरों की संख्या अब बढ़कर 1000 हो सकती है। शानदार। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो लाल रियल क्रिस्टल जैसी दिखने वाली क्वीन मिंगहे बड़ी ही शान से उड़कर मेरी हथेली पर आकर बैठ गई। तभी पीछे खड़ी लिन वानेर आखिरकार होश में आई। वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और मेरी पीठ को देखते हुए उसकी आंखों में गहरा अचंभा छा गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वांग बाथियान, क्या यह सच में तुम हो? उसने स्कूल की मेरी वो पुरानी और फटी हुई यूनिफॉर्म पहचान ली थी और इस चेहरे को भी, जो पूरे स्कूल में एक नंबर के फालतू लड़के के नाम से मशहूर था। मैं धीरे से पीछे मुड़ा। मेरी आंखों में किसी को बचाने के बाद वाली फिक्र नहीं थी, बल्कि मैं उसे ऐसे देख रहा था मानो किसी सामान को चेक कर रहा हूँ। मेरा चेहरा एकदम ठंडा और बर्फीला था। इस गैंडे का सींग मुझे चाहिए। मैंने जमीन पर पड़ी उस विशाल लाश की तरफ इशारा किया। बाकी की खाल और मांस तुम रख सकती हो। इसे अपनी जुबान बंद रखने की फीस समझो। लिन वानेर एकदम हैरान रह गई। एकेडमी के पुराने तौर तरीकों के हिसाब से तो जब कोई लड़का किसी लड़की की जान बचाता है तो वो आपस में दोस्ती करते हैं या साथ मिलकर लड़ते हैं, पर यहाँ तो नजारा ही अलग था। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखना। मैं 2 कदम आगे बढ़ा। मेरे शरीर से आ रही खून की गंध ने लिन वानेर को डर के मारे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आज यहाँ जो कुछ भी देखा है, अगर उसका एक शब्द भी किसी को बताया, खासकर यह कि मेरे पास इतने सारे मच्छर हैं। मैं थोड़ा रुका। मेरी उंगली पर बैठी मिंगहे ने हवा में एक तीखी और कान फाड़ने वाली गूंज निकाली और पलक झपकते ही उड़कर लिन वानेर के माथे के ठीक सामने रुक गई। तो अगली बार यह नुकीला डंक सीधा तुम्हारे दिमाग के पार होगा। लिन वानेर का चेहरा खौफ से एकदम सफेद पड़ गया। मैं एक ठंडी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और फुर्ती से उस गैंडे का सींग काट लिया। ये सींग ब्लैक मार्केट में बहुत अच्छे दामों पर बिक सकता था, जिससे मेरा कुछ कर्जा भी उतर जाता और मच्छरों की फौज के लिए ढेर सारा सस्ता मांस भी आ जाता। चलता हूँ। मैंने हवा में हाथ हिलाया। मेरे पीछे उड़ रहे 100 मच्छरों की फौज एक काले कफन की तरह मेरे साथ लिपटी और मैं जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। पीछे अकेली खड़ी लिन वानेर उस विशाल लाश को देखकर कांप रही थी। उसे अचानक एक बेहद डरावने सच का एहसास हुआ। वो लड़का जिसे पूरा स्कूल बेकार समझता था, उसने सिर्फ 1 मिनट के अंदर लेवल 1 के सबसे खूंखार जानवर को तड़पा तड़पा कर मार डाला था। अब तियानला एकेडमी का वक्त बदलने वाला था। तियानला एकेडमी का सेंट्रल अखाड़ा आज खचाखच भरा हुआ था। ये नए छात्रों का सालाना टेस्ट था। स्टेडियम के चारों तरफ सीनियर स्टूडेंट्स और टीचर्स बैठे हुए थे। तभी अखाड़े के बीचों बीच खड़े रेफरी टीचर ने जोर से ऐलान किया, अगला मुकाबला क्लास 12 बी के ल्यूकियांग बनाम क्लास 12 ई के वांग बाथियान। हा 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 हा।
पूरे स्टेडियम में एक साथ ठहाके गूंज उठे। सबके मजाक उड़ाने के बीच लियू कियांग बेहद घमंड के साथ छाती फुलाकर स्टेज पर आया। उसके पीछे उसका 2.5 मीटर ऊंचा ग्रेट स्ट्रेंथ डेमन गोरिल्ला चल रहा था, जिसकी भारी मांसपेशियां लोहे जैसी लग रही थीं। वो गोरिल्ला अपनी छाती पीटते हुए जोर से दहाड़ा, जिससे पूरे मैदान में धूल उड़ गई। लियू कियांग ने अखाड़े के दूसरी तरफ, जहां से खिलाड़ी आते हैं, आंखें तरेर कर देखा और चिल्लाया, साले बेकार चूहे, अभी तक छुपा हुआ है क्या? जल्दी बाहर आ और अपने दादा के पैर छू। तभी टनल के अंधेरे में से कदमों की आवाज सुनाई दी, एकदम शांत, नापने तोलने वाली और बिना किसी हड़बड़ी के। मैं बाहर आया। मेरे दोनों हाथ मेरी जेब में थे। सूरज की धूप मेरे थोड़े पीले चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मैं थोड़ा सुस्त और लापरवाही भरा लग रहा था। सर, क्या हम मुकाबला शुरू कर सकते हैं? मैंने लियू कियांग की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं, बस सीधे रेफरी से पूछा। रेफरी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे मेरा यह बेफिक्र और घमंडी बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया था। दोनों खिलाड़ी अपनी जगह पर आ जाएं। नियम बहुत आसान है। जब तक कोई एक हार न मान ले या लड़ने के लायक न बचे, तब तक मुकाबला चलेगा। किसी को जानबूझकर अपाहिज करना या मारना सख्त मना है। शुरू करो। अपनी मौत को दावत दे रहा है साले। खुद को पूरी तरह नजरअंदाज किए जाने पर लियू कियांग गुस्से से पागल हो गया। डेमन गोरिल्ला, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इसके चेहरे पर मारो अपना रॉक क्रशर पंच। वह भारी भरकम डेमन गोरिल्ला एक तोप के गोले की तरह मेरी तरफ झपटा। उसके विशाल मुक्के के चारों तरफ मिट्टी जैसी पीली रोशनी चमक रही थी और हवा को चीरती हुई उसकी ताकत सीधे मेरे चेहरे की तरफ बढ़ रही थी। यह मुक्का अगर किसी आम इंसान को लग जाता तो उसकी हड्डियां बारूद की तरह बिखर जाती। स्टेडियम में बैठी लड़कियां डर के मारे चीख पड़ी। सबसे ऊंचे वीआईपी केबिन में बैठा ली यौतियान आराम से अपने हाथ में वाइन का ग्लास हिला रहा था। उसके होठों पर एक घटिया मुस्कान थी। कितना उबाऊ मैच है, 1 सेकंड में खेल खत्म। लेकिन अगले ही पल वहां बैठे हर एक इंसान का चेहरा पत्थर आ गया। उस पहाड़ जैसे मुक्के को अपनी तरफ आते देख मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैंने बस अपना सिर थोड़ा सा साइड में किया और अपनी उंगलियों से एक हल्की सी चुटकी बजाई। शू! हवा को चीरती हुई एक लाल बिजली चमकी, जिसकी रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि किसी की आंखें उसे देख भी नहीं सकीं। उस डेमन गोरिल्ला का भारी मुक्का मेरी नाक से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर था, लेकिन वो वहीं का वहीं जम गया। उसका विशाल शरीर अभी भी आगे बढ़ने की पोजीशन में था, लेकिन उसकी खूंखार आंखों की नसें अचानक खून से लाल हो गईं। उसने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके गले से एक छोटी सी आवाज भी बाहर नहीं आ सकी। धड़ाम! वह 2.5 मीटर ऊंचा डेमन गोरिल्ला सीधे घुटनों के बल मेरे सामने गिर पड़ा। उसके माथे के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा लाल सुराख बन चुका था। यही है तुम्हारा सी ग्रेड का पालतू जानवर? मैं अपने सामने घुटने टेके खड़े उस विशाल जानवर को और कुछ ही दूरी पर डर से कांप रहे लियू कियांग को देख रहा था। एक कांच जैसी चमकदार और लाल रोशनी से दमकती हुई क्वीन मच्छर इस वक्त उस गोरिल्ला के सिर के पीछे हवा में मंडरा रही थी। सिर्फ एक पल के अंदर हमारी ब्लडविंग एम्परर मॉस्किटो ने सुपरसोनिक रफ्तार से उस गोरिल्ला के माथे को आर पार छेद दिया था। उसने सीधे उसके दिमाग के मेन नर्वस सिस्टम को तबाह कर दिया और सिर के पीछे से बाहर निकल आई। पूरे स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो वहां कोई जिंदा ही न बचा हो। जो लोग अभी कुछ सेकंड पहले हंस रहे थे, उनके मुंह बतख की तरह खुले के खुले रह गए थे, पर उनके गले से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। यहां तक कि वीआईपी केबिन में बैठे ली यौतियान का हाथ भी बुरी तरह कांप उठा, जिससे उसकी वाइन नीचे गिरते गिरते बची। वह झटके से अपनी सीट से खड़ा हो गया और फटी आंखों से उस लाल मच्छर को घूरने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ चुकी थीं। अखाड़े के बीच में मैं धीरे से नीचे झुका और मैंने उस बेजान पड़े गोरिल्ला के कड़े हो चुके चेहरे को थपथपाया। देख लिया, इतना बड़ा शरीर होने का क्या फायदा जब दिमाग ही सुरक्षित न हो। मैं सीधा खड़ा हुआ। मेरी ठंडी नजरें पूरे स्टेडियम पर घूमी और आखिर में जाकर लियू कियांग के पीले पड़ चुके चेहरे पर टिक गई। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? मुझे किसके पैरों के बीच से निकलना होगा? लियू कियांग की टांगों ने पूरी तरह जवाब दे दिया। वह सीधे कीचड़ की तरह जमीन पर ढेर हो गया। उसका पेशाब छूटने वाला था। मैं हार मानता हूं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रेफरी टीचर का हाथ भी इस खौफनाक नजारे को देखकर कांप रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में माइक पर ऐलान किया, विजेता क्लास 12 ई के वांग बाथियान। रेफरी का ऐलान गूंजते ही मैं तुरंत पलटकर स्टेज से नीचे उतर गया। मैंने न तो लोगों की वाहवाही का मजा लिया और न ही लियू कियांग को कोई धमकी दी, क्योंकि यह तो बस एक शुरुआत थी। मुझे इस स्कूल के बच्चों वाले खेल जैसी जीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जहां असली मुकाबला होने वाला था, वही जगह मेरा असली मैदान थी। रात होते ही मैं तियानलान शहर के कोने पर बने 7 नंबर के मिलिट्री ब्लॉक यानी खून से सनी बंजर जमीन पर पहुंच गया। वहां लगी कंटीली तारों और वॉच टावर के बीच बड़ी बड़ी सर्च लाइटें लगातार चारों तरफ घूम रही थी। ये जगह इंसानी दुनिया और खूंखार जानवरों के इलाके के बीच की बॉर्डर थी। इन तारों के पार एक अंतहीन घना जंगल था, जहां हमेशा जहरीला लाल कोहरा छाया रहता था और जिसमें न जाने कितने खूंखार जानवर छिपे थे। बाकी आम स्टूडेंट्स के लिए यह मौत का कुआं था, पर मेरे लिए यह जन्नत थी। तभी फौज का एक बड़ा ट्रक वहां आकर रुका और उसका पीछे का दरवाजा खुलते ही हथियारों से लैस दर्जनों स्टूडेंट्स नीचे कूद पड़े। ये वो चुनिंदा छात्र थे जिन्होंने पहला राउंड पास किया था और अब यहाँ 3 दिन तक जंगल में जिंदा रहने का असली टेस्ट देने आए थे। सबके चेहरों पर डर और एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। सिर्फ मैं ही था जो एक पुराना खाली बैग टांगे, दोनों हाथ जेब में डाले चुपचाप एक कोने में खड़ा था। अरे देखो, हमारा स्कूल का सबसे बड़ा आवारा यहाँ भी आ गया। लियाउतियान अपने कुछ चमचों के साथ मेरी तरफ तंज कसते हुए बढ़ा। उसने मेरे पैरों के पास रखे एक बड़े और भारी बोरे की तरफ देखा।
मैंने उसकी बात पर ध्यान तक नहीं दिया। मैंने बस झुककर उस 50 किलो के भारी बोरे को उठाया जिसमें जानवरों का मांस और ओंजड़ी भरी हुई थी। रास्ता छोड़ो। मैंने सीधा लियाओतियान के कंधे पर जोरदार टक्कर मारी और गेट की तरफ बढ़ गया। उसके चमचे मुझ पर हाथ उठाने ही वाले थे कि लियाओतियान ने उन्हें रोक दिया। वह मेरी पीठ को घूरते हुए मन ही मन कोई गंदा प्लान बनाने लगा। आधे घंटे बाद मैं उस बंजर जमीन के अंदर 5 किलोमीटर तक घुस चुका था। मैंने आम रास्तों और उन जगहों को पूरी तरह छोड़ दिया जहां बड़े जानवर मिलते हैं। मैं जानबूझकर ऐसी अंधेरी, सीलन भरी और दलदल वाली जगहों को ढूंढ रहा था जहां सिर्फ जहरीले कीड़े और सांप होते हैं। यही सही जगह है। मैं एक विशाल सड़ी हुई पेड़ की जड़ के पास रुका जिसके चारों तरफ दलदल था। बाहर आओ मेरे बच्चों। मैंने वो बड़ा बोरा खोला और सैकड़ों किलो बदबूदार मांस और खून से सने अंग उस कीचड़ में पलट दिए। खून की गंध हवा में फैलते ही मेरे कॉलर और बालों में छिपे मच्छरों का झुंड बाहर निकल आया। अब मेरे पास पूरे 500 सैनिक मच्छर हो चुके थे। मैंने उन्हें तुरंत खाना खाने और अंडे देने का हुक्म दिया। अगर कोई आम इंसान इस नज़ारे को देख लेता तो उसे जिंदगी भर डरावने सपने आते। वो 500 मच्छर उस सड़े हुए मांस पर पागलों की तरह टूट पड़े और उसका खून सोखने लगे। जैसे जैसे उन्हें ताकत मिल रही थी उनके पेट चमकने लगे। ये इस बात का इशारा था कि वो अब और ज्यादा मच्छर पैदा करने वाले थे। क्वीन मिंग हे हवा में मंडराते हुए एक खास आवाज निकाल रही थी जिससे मच्छरों के बढ़ने की स्पीड कई गुना तेज हो गई थी। उनकी संख्या अब रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी। पर मेरा ध्यान सिस्टम स्क्रीन पर आए एक नए ऑप्शन पर था। सिस्टम, जहरीला दलदल डिटेक्ट हुआ है। क्या आप 200 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके माहौल के हिसाब से बदलाव शुरू करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने बिना सोचे कमांड दी। तभी अंडे से निकलने वाले नए मच्छरों के शरीर में एक खौफनाक बदलाव होने लगा। अब उनका रंग सिर्फ काला नहीं था बल्कि उनके पेट पर एक हरे रंग की पोटली जैसी बन गई थी जिसके अंदर एक बेहद खतरनाक और हाई प्रेशर वाला जहर तैर रहा था। ये मेरी फौज का पहला स्पेशल सिपाही था, सूट साइड पॉइजन मॉस्किटो, आत्मघाती जहरीला मच्छर। इनकी खुद की ताकत बहुत कम थी और ये तेज उड़ भी नहीं सकते थे। पर जैसे ही ये किसी दुश्मन के पास पहुंचते इनके पेट की वो हरी पोटली बम की तरह फट जाती और उसमें से ऐसा तेजाब निकलता जो लोहे को भी पल भर में गला दे। सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्हें बनाने का खर्चा न के बराबर था। थोड़े से सड़े हुए मांस से ही एक नया बम तैयार हो जाता था। मैंने एक छोटे दाने जितने आत्मघाती मच्छर को अपनी उंगली पर उठाया। उसके पेट में चमकती हरी रोशनी को देखकर मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तभी अचानक धरती बुरी तरह हिलने लगी। मैं तुरंत एक ऊंचे पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और दूर उत्तर की तरफ देखा। 5 किलोमीटर दूर आसमान छूती धूल की एक बहुत बड़ी दीवार हमारी तरफ बढ़ रही थी। हजारों खूंखार जानवर पागलों की तरह जान बचाकर भाग रहे थे। वो हमला करने नहीं आ रहे थे बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे कोई बहुत ही ज्यादा भयानक चीज पड़ी है जो उन्हें खदेड़ रही है। ठीक उसी समय मेरे वायरलेस कम्युनिकेटर पर बाकी स्टूडेंट्स के चीखने चिल्लाने और जानवरों के काटने की खौफनाक आवाजें आने लगी। पूरा सिग्नल तबाही के संदेशों से भर गया। सामने से आ रहे उस जानवरों के सैलाब को देखकर कोई भी आम इंसान तुरंत पीछे मुड़कर भाग जाता, पर मैं भागा नहीं। मेरी मुस्कान चौड़ी होती गई और मैं पागलों की तरह हंसने लगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने अपनी बाहें फैलाकर उस आती हुई खूंखार आंधी का स्वागत किया। मैं अभी तक यही सोच रहा था कि इस थोड़े से सड़े हुए मांस से मैं अपनी फौज को 10,000 तक कैसे पहुंचाऊंगा, पर अब तो सामने हजारों टन का ताजा बुफे खुद चलकर आ रहा था। मैं नीचे झुका और दलदल में रेंगते हुए उन अनगिनत मच्छरों को देखने लगा। हरी रोशनी वाले आत्मघाती मच्छर और लाल रंग के सैनिक मच्छर आपस में ऐसे मिल चुके थे मानो हवा में दम घोंट देने वाला मौत का कोई काला बादल मंडरा रहा हो। तो फिर हम इस सैलाब का रास्ता रोकेंगे। मैंने हाथ उठाकर सामने से आते जानवरों के उस खूंखार तूफान की तरफ इशारा किया। मेरी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। जाओ, इस दुनिया को दिखा दो कि असली तबाही किसे कहते हैं। वो 5,000 मच्छर एक साथ आसमान में उठे और एक विशाल काले भूतियां हाथ की शक्ल बनाकर उस हजारों जानवरों के तूफान पर टूट पड़े। पहली टक्कर ठीक इसी उजाड़ दलदल के किनारे पर हुई। सबसे आगे दौड़ रहा एक अर्थ लेवल ब्लेजिंग लायन, आग उगलने वाला शेर अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि हजारों मच्छरों ने उसे पूरी तरह से ढक लिया। उसे एक चीख मारने तक का मौका नहीं मिला और पलक झपकते ही जमीन पर सिर्फ उसका सफेद कंकाल बचा रह गया। पर इतना काफी नहीं था। मैं पेड़ की फुनगी पर खड़े खड़े अपनी फौज के साथ आगे बढ़ने लगा। मैं तुम सबको यहीं ढेर कर दूंगा। पागल है वो बेकार लड़का, पूरी तरह पागल हो चुका है। 1 किलोमीटर दूर जान बचाकर भाग रहे स्टूडेंट्स के झुंड में से किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उसका पूरा दिमाग हिलाकर रख दिया। कौड़ियों के भाव मिलने वाली ब्लैक हुडी पहने मैं एक सूखे हुए ऊंचे पेड़ की चोटी पर अपनी बाहें फैलाए खड़ा था और मेरे पैरों के नीचे हरी और लाल रोशनी से दमकता वो काल का बादल पूरी ताकत से जानवरों के उस पहले खतरनाक झुंड से टकराने जा रहा था। क्या वो खुदकुशी करना चाहता है? सामने हजारों बेकाबू जानवर हैं। लिंग एयर को उसके साथ ही खींचते हुए भगा रहे थे, लेकिन वो खुद को पीछे मुड़कर देखने से रोक नहीं पाई। अगले ही पल दोनों तूफान आपस में बुरी तरह टकराए, लेकिन जैसा सब सोच रहे थे कि मैं कुचलकर कीचड़ बन जाऊंगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके उलट जानवरों के उस सैलाब का अगला हिस्सा मानो किसी अदृश्य और विशाल कीमा बनाने वाली मशीन से टकरा गया था। ब्लास्ट! जानवरों के उस झुंड के बीच खड़े होकर मैंने अपने मुंह से एक बर्फीला शब्द निकाला। सबसे आगे आयरन बैक ग्रे वोल्व्स, लोहे जैसी पीठ वाले भेड़िए का झुंड था। उनकी फौलादी खाल पर गोलियों का भी असर नहीं होता था।
और उन्हें इस बात का बड़ा घमंड था। लेकिन इस बार उनका स्वागत करने के लिए हवा में सैकड़ों हरी रोशनी वाले आत्मघाती मच्छर तैयार थे। एक के बाद एक धमाकों की झड़ी लग गई। वैसे तो एक मच्छर का धमाका छोटा था, पर सबसे घटिया बात यह थी कि उनके अंदर खतरनाक तेजाब था। वो हरा तेजाब धमाके के साथ चारों तरफ बिखरा और उन भेड़ियों की आंखों, नाक और उनकी फौलादी पीठ पर जा गिरा। वो घमंडी भेड़िए दर्द के मारे जमीन पर लौटने लगे। सैनिकों, हमला करो, मैंने अपनी उंगली से इशारा किया। काफी देर से इंतजार कर रहे 3000 सैनिक मच्छर खून की गंध पाकर भूखी शार्क की तरह उन पर टूट पड़े। अब उन्हें किसी कमजोरी को ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तेजाब के बाद वो भेड़िए सिर से पैर तक सिर्फ जख्मों का ढेर बन चुके थे। वे तेजाब से गले हुए घावों के रास्ते सीधे उनके शरीर के अंदर घुसने लगे। एक बड़े साइज के लीडर भेड़िए ने हवा में उड़ते मच्छरों को चबाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, दर्जनों मच्छर सीधे उसके हलक के अंदर घुस गए। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर वो 200 किलो का भारी भरकम भेड़िया धड़म से जमीन पर गिर पड़ा और उसके अंदर से जो मच्छर बाहर निकले उनके पेट खून से सूजे हुए थे और उनकी लाल रोशनी और तेज हो चुकी थी। वो बिना रुके हवा में ही 2 भागों में बंट गए, यानी उनकी संख्या तुरंत डबल हो गई। मेरी आंखों के सामने लगी सिस्टम स्क्रीन पर डेटा रॉकेट की रफ्तार से बदल रहा था। सिस्टम अर्थ लेवल आयरन बैक वुल्फ मारा गया, प्लस 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स। एनर्जी लिमिट से ज्यादा हो चुकी है। मच्छर खुद ब खुद बढ़ने लगे हैं। फौज की कुल संख्या 6200। कम है, अभी यह बहुत कम है। मैंने नीचे चल रहे उस खूनी खेल को देखा। मेरी आंखों में कोई दया नहीं थी, बल्कि मुझे तो बस स्क्रीन पर बढ़ते हुए नंबरों का नशा चढ़ रहा था। आगे वाले मरेंगे तो पीछे वाले उनकी जगह लेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी यह फौज कभी खत्म नहीं होगी। तभी जानवरों के सैलाब का दूसरा भारी हिस्सा भी आगे आ गया। इस बार बड़े साइज के जंगली सांड और तेज धार वाले पत्तों जैसे पंखों वाली चिड़ियाओं थीं। उनकी भारी संख्या का असर अब दिखने लगा था। सांडों के खुरों के नीचे और चिड़ियों के तेज पंखों से कटकर मेरे सैकड़ों मच्छर कुछ ही सेकंड में मारे गए। अपनी फौज की संख्या को गिरता देख भी मेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। जंग में सैनिकों का मरना, हा, मेरी इस फौज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी दिमागी ताकत को पूरी तरह से झोंक दिया। मिंगहे, अपना क्वीन ओनरा चालू करो। काफी देर से मेरे कंधे पर बैठी मिंगहे आखिरकार हरकत में आई। वह सीधे मैदान के ऊपर उड़कर पहुंची और अपने पंखों को इतनी तेज रफ्तार से फड़फड़ाने लगी कि एक ऐसी आवाज निकली जिसे इंसान तो नहीं सुन सकते थे, पर उसने मेरी मच्छरों की फौज को पागल कर दिया। इस आवाज के जादू से सारे सैनिक मच्छरों को मानो कोई ड्रग्स मिल गया हो। उनकी हमले करने की स्पीड 30% बढ़ गई, पर इससे भी ज्यादा खौफनाक नजारा अब भी बाकी था। मिंगहे ने अपना लाल क्रिस्टल जैसा मुंह खोला और हवा में फैली खून की उस धुंध को अंदर खींचना शुरू किया। मैदान का वो बिखरा हुआ खून लाल धागों की तरह उड़कर उसके शरीर में समाने लगा और फिर उसने नीचे की तरफ अंडे बरसाने शुरू कर दिए। वो अंडे जमीन पर गिरते ही तुरंत मच्छरों में बदलने लगे। अगर 1000 मच्छर मरते तो कोई बात नहीं, अगले ही पल वहां 2000 नए मच्छर पैदा हो जाते। जंग के मैदान से ही ताकत पाकर अपनी फौज बढ़ाना, यही वो वजह थी जिसके लिए ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी ताकतें भी इस प्रजाति का नाम सुनकर कांप उठती थीं। ये क्या बला है? कुछ ही दूरी पर एक ऊंचे इलाके में मोर्चा संभाले सुरक्षा बल के कैप्टन झांग ब्याओ ने अपनी दूरबीन आंखों से हटाई। वह तो मन ही मन मान चुका था कि ये 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स आज मारे जाएंगे और उसने खुद भी शहीद होने की तैयारी कर ली थी। पर अब जो नजारा वह देख रहा था उसके मुताबिक उस तबाही के तूफान को बीच में से ही बेरहमी से काट दिया गया था। जानवरों के उस सैलाब के ठीक बीचों बीच एक काला बवंडर बन चुका था। वह बवंडर किसी पाताल के कुएं जैसा था जिसमें चाहे जितने जानवर घुसे पल भर में गायब हो रहे थे। और उस मौत के बवंडर के केंद्र में खड़ा था एक पेड़ की फुनगी पर तना हुआ लड़का। रिपोर्ट सर, उस इलाके में जीवित जीवों की संख्या रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। आंकड़ा 30,000 के पार हो चुका है। पास खड़े वायरलेस ऑपरेटर की आवाज डर के मारे कांप रही थी। पर उस लड़के की धड़कनें और ताकत बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि वो और मजबूत हो रहा है। झांग ब्याओ ने थूक गटका। ठीक उसी समय जानवरों के उस झुंड के बीच से इंसानों की चीखें गूंजी। वो कुछ स्टूडेंट्स थे जो टाइम पर पीछे नहीं हट पाए थे और अब कुछ आवारा शैडो लेपर्ड्स, जहरीले चीतों ने उन्हें एक बड़ी चट्टान पर घेर लिया था। उनमें से एक लड़की बेबसी में दूर खड़े लोगों को मदद के लिए पुकार रही थी। इस समय ली ओतियान पहले ही सेफ जगह पर पहुंच चुका था। उसने रोने की आवाज सुनी, पर उन खूंखार चीतों को देखकर उसने डर के मारे अपने दांत भींचे और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। लेकिन मेरा ध्यान उस तरफ चला गया। मैं कोई उन्हें बचाने नहीं जा रहा था। मुझे तो बस उन चीतों की खाल पसंद आ गई थी जो एक ऊंचे लेवल के आइसबग बर्फीले कीड़े को पैदा करने के लिए एकदम परफेक्ट थी। मैंने उंगली से इशारा किया और 500 मच्छर तुरंत उस तरफ मुड़ गए। उन्होंने पल भर में उन चीतों को घेर लिया जो स्टूडेंट्स पर झपटने ही वाले थे। उन चीतों को अपने पंजे चलाने तक का मौका नहीं मिला और वो मच्छरों की उस घनी फौज के नीचे दब गए। वो दर्द के मारे जमीन पर पागलों की तरह लौटने लगे ताकि मच्छरों को कुचल सकें, पर मेरे मच्छर शरीर के हर छेद से अंदर घुस रहे थे। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर उन खूंखार चीतों की हलचल हमेशा के लिए बंद हो गई। चट्टान पर फंसे स्टूडेंट्स जमीन पर ढह गए और हाँफने लगे। उन्होंने कांपती आंखों से ऊपर देखा जहां मैं पेड़ से नीचे कूद रहा था। थैंक यू वांग भाई, जान बचाने के लिए शुक्रिया। आज से आप ही हमारे बड़े भाई हो। हम आपके साथ ही रहेंगे।
मैं बेहद ठंडा रुख अपनाते हुए उनके पास से गुजर गया। मैंने उनकी तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। मैं नीचे झुका और बड़ी सफाई से एक चीते की लाश को चीरकर उसके अंदर से चमकता हुआ काला बीस्ट कोर जादुई पत्थर निकाला और जेब में रख लिया। गलत फहमी मत पालो, मुझे बस ये पसंद नहीं कि कोई मेरे चारे को हाथ लगाए। इतना कहकर मैं दोबारा जानवरों के उस गहरे सैलाब की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे खड़े स्टूडेंट्स एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। उन्हें अब समझ आया था कि इस मर्द की नजर में उनमें और उन मरे हुए जानवरों में कोई खास फर्क नहीं था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरी मच्छरों की फौज 50,000 के पार पहुंच चुकी थी। वो जहां से गुजरते पीछे सिर्फ कंकाल बचते। अब तो खुद जानवरों के उस सैलाब में मेरा खौफ बैठ गया था। जो जानवर पहले पागलों की तरह दौड़ रहे थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए मुझसे दूर भागने लगे। मजा आ गया, बहुत ही शानदार। मैंने स्क्रीन पर देखा, मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स 5,000 की लिमिट को पार कर चुके थे। पर तभी जंगल के सबसे गहरे हिस्से से एक ऐसी खौफनाक और भारी ताकत उठी कि हवा में उड़ते मेरे कई छोटे मच्छर उस दबाव से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। एक ऐसी दहाड़ गूंजी मानो आसमान से बिजली गिरी हो। दूर दूर तक फैले हजारों जानवरों का वो सैलाब डर के मारे एक साथ घुटनों पर बैठ गया। ये कोई इज्जत नहीं थी, ये उनके खून में बसा वो खौफ था जो उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा था। मैंने झटके से पीछे देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जंगल के छोर से 3 मंजिल ऊंची इमारत जितना बड़ा एक दानव बाहर निकल रहा था, जिसके पूरे शरीर पर नीली बिजलियां कौंध रही थीं। वह जहां कदम रखता, जमीन झुलसकर काली हो जाती। उसकी पीठ पर लगे कांटे किसी आसमानी बिजली को सोखने वाले टावर जैसे थे और उसकी दोनों आंखें बड़ी बड़ी सर्च लाइटों की तरह सीधे मुझ पर टिक गई, जो उस मैदान पर अकेला खड़ा इंसान था। सिस्टम की स्क्रीन लाल रंग की वार्निंग से पागलों की तरह चमकने लगी। सिस्टम वार्निंग, खतरा, एक लॉर्ड लेवल दानव आ चुका है। टारगेट, थंडर स्ट्राइक टाइटन लिजर्ड, बिजली उगलने वाला महा लेवल, सी क्लास लॉर्ड। खतरा, बेहद जानलेवा, तुरंत भागने की सलाह दी जाती है। लॉर्ड लेवल। मैंने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी। कोई आम स्टूडेंट होता तो शायद देखकर ही बेहोश हो जाता, पर मैं पीछे नहीं हटा। इसके उलट मेरी आंखों में लालच की आग भड़क उठी। 5,000 पॉइंट्स, अगर मैं इसे मार दूं तो क्या मेरे पॉइंट्स 10,000 पार हो जाएंगे? और अगर मेरी क्वीन मिंग हे ने इसे खा लिया तो वह किस लेवल पर पहुंच जाएगी? मैंने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उस भगवान जैसे दानव की तरफ अपनी बीच की उंगली मिडिल फिंगर खड़ी कर दी। आ जाओ ए बड़े चूहे, देखते हैं कि तेरी खाल ज्यादा मोटी है या मेरे बच्चों के दांत ज्यादा पैने। वह महादानव इस बेइज्जती से बौखला गया। उसकी पीठ के कांटे नीली रोशनी से जगमगा उठे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसने अपना सबसे बड़ा हमला बोल दिया, थंडर हेल। उसकी पीठ से बिजली का एक विशाल रस्सा निकला और हवा में हजारों छोटी बिजलियों में बंटकर सामने के 500 मीटर के पूरे इलाके पर गिर पड़ा। घनी फौज बनाकर उड़ रहे मेरे मच्छरों के लिए यह सीधा काल था। हवा में हर तरफ मच्छरों के जलने की बदबू फैल गई। मेरी आंखों के सामने मेरी 50,000 की फौज का 1/3 हिस्सा एक झटके में राख हो गया। दिमाग से जुड़े होने के कारण इतनी बड़ी तादाद में मच्छरों की मौत का सीधा झटका मेरे शरीर पर लगा और मेरे मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। हा, मर गया, वो साला पक्का मर गया। दूर सुरक्षित पहाड़ी पर खड़ा ली औतियान यह देखकर खुशी के मारे नाचने लगा। वो बिजली का राजा है, कीड़ों का काल। वांग बाथियान उससे भिड़ने चला था। अब उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। पर मैंने बस अपने हाथ से मुंह का खून पहुंचा और मेरी आंखों की दीवानगी और बढ़ गई। एरिया डैमेज स्क्रिप्ट, ठीक, देखते हैं तू कितनी बार यह चला पाता है। मैंने दर्द को झेला और अपने दिमाग को पूरी स्पीड से दौड़ाया। बिखर जाओ, सब अलग हो जाओ, चारों तरफ से घेरो। आत्मघाती मच्छरों की पहली टुकड़ी, जमीन से सटकर उड़ो और उसके पेट पर हमला करो। सैनिक मच्छरों, जान की परवाह मत करो, सीधे उसके मुंह और नाक के अंदर घुस जाओ। बचे हुए 30,000 से ज्यादा मच्छर अब एक जगह जमा नहीं थे, बल्कि वे धूल की आंधी की तरह चारों तरफ बिखर गए और हर कोने से उस पर टूट पड़े। वह महादानव पागलों की तरह अपने पंजे हवा में चला रहा था और हर बार सैकड़ों मच्छरों को कुचल रहा था। उसने दोबारा बिजली छोड़ी, फिर से मैदान काला हो गया, पर मच्छर बहुत ज्यादा थे और बहुत छोटे थे। उस विशाल शरीर के लिए मच्छरों को मारना ऐसा था मानो तोप से मक्खी मारना। पूरी ताकत होने के बाद भी वह कुछ नहीं कर पा रहा था। यही मौका है, ब्लास्ट। मैंने देखा कि दानव की पहली ताकत खत्म हो चुकी थी और वह अगली सांस ले रहा था। हजारों बचे हुए आत्मघाती मच्छर मिसाइलों की तरह सीधे उसके पेट के घावों से जा टकराए। एक के बाद एक धमाके हुए और तेजाब ने उसकी लॉर्ड लेवल की खाल को भी गलाकर गोश्त बाहर ला दिया। वह दर्द के मारे चीखता हुआ जमीन पर लौटने लगा। अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं चुपके से रेंगते हुए उस दानव से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर पहुंच चुका था। मेरे हाथ में उस जंगली सांड का नुकीला सींग था और मेरी नजरें दानव के पेट के उस खुले हुए जख्म पर थीं। मिंगे, तैयार हो। मेरे कॉलर में छिपी मच्छरों की राजा चुपचाप अपने पंख फड़फड़ाने लगी। वह सही मौके का इंतजार कर रही थी। मैदान पर मच्छरों की फौज लगभग खत्म होने की कगार पर थी। तभी उस महादानव ने एक बार फिर अपना विशाल मुंह खोला ताकि वह बची कुची फौज को पूरी तरह साफ कर सके। हमला, मैं चिल्लाया, पर मैंने मिंग हे को सीधे जाने नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सांड के सींग को भाले की तरह हवा में फेंका। मजबूत बाजू और सटीक निशाने के कारण वह सींग सीधे जाकर दानव की आंख में धंस गया। दानव ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद की और सिर घुमाया, जिससे उसका मुंह का हमला चूक गया और पास की चट्टान पर जा गिरा। ठीक उसी 0.1 सेकंड के गैप में एक लाल रोशनी की लकीर सीधे दानव के पीछे के हिस्से मलद्वार से उसके शरीर के अंदर घुस गई। ये सबसे गंदा तरीका था,
पर सबसे ज्यादा असरदार था। पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया। दूर खड़ा लियोतियन भी खौफ के मारे अपनी पैंट पकड़कर कांपने लगा। यह तो नरक से भी गंदा दांव है। अगले ही पल वह लॉर्ड लेवल का महादानव एकदम शांत पड़ गया। उसकी आंखें बाहर उबल आईं और पूरे शरीर की नसें फटने लगीं। वह चीखना चाहता था पर उसके हलक में कुछ फंसा हुआ था। उसके शरीर के अंदर अब एक खौफनाक कत्लेआम चल रहा था। अंदर घुसी मिंग हे ने उसके गर्म अंगों के बीच पागलों की तरह अंडे देने शुरू कर दिए थे। हजारों नए बच्चे उसके पेट के अंदर ही दावत उड़ा रहे थे। वह दानव पागलों की तरह पहाड़ों से टकराने लगा। उसने पूरी चट्टानें तोड़ दी। उसने अपने अंदर बिजली छोड़कर कीड़ों को मारना चाहा, पर इससे उसके अंदर के अंग और तेजी से जलने लगे। सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरी सेना को खत्म कर देने की ताकत रखने वाला सी क्लास लॉर्ड धड़ाम से जमीन पर गिरकर ढेर हो गया और अगले ही पल उसके नाक, कान और मुंह से लाखों लाल मच्छर फव्वारे की तरह बाहर निकल आए। मैं अपने थके हुए शरीर को खींचता हुआ उस मांस के पहाड़ की तरफ बढ़ा। दानव के शरीर से निकले वो लाखों मच्छर अपनी क्वीन मिंग हे को बीच में रखकर हवा में उड़ रहे थे। मिंग हे का रूप अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका लाल क्रिस्टल जैसा शरीर अब गहरे पर्पल रंग का हो चुका था और उसका साइज छोटा होकर सिर्फ 1 उंगली जितना रह गया था। उसके 4 पंखों की जगह अब 6 पंख आ चुके थे, जिन पर नीली बैंगनी बिजलियां कौंध रही थीं। इवोल्यूशन पूरा हुआ। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और वह बिजली से दमकती हुई 6 पंखों वाली क्वीन मेरी उंगली पर आकर बैठ गई। मैंने दूर भागते हुए जानवरों को देखा और फिर उन कांपते हुए स्टूडेंट्स की तरफ नजर घुमाई, जिनके चेहरे मुर्दे जैसे सफेद पड़ चुके थे। मैंने मिंग हे के पंखों को सहलाया और धीरे से मुस्कुराकर कहा, लियाओतियान, तेरे उस छोटे से पालतू छिपकली का मांस भी बहुत स्वादिष्ट होगा ना। सुबह का कोहरा अभी साफ भी नहीं हुआ था कि तियानलाम बीस्ट मास्टर एसोसिएशन के दफ्तर में शिकारियों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। ये वो जगह थी जहां शिकारी अपना माल बेचकर पैसे लेते थे। तभी एक बहुत बड़ा बोरा पूरी ताकत से काउंटर पर पटका गया। काउंटर पर बैठा ऑफिसर डर कर उठ खड़ा हुआ। उसने अपना चश्मा ठीक किया और उस नए लड़के को डांटने ही वाला था जिसने फर्श गंदा कर दिया था, पर जैसे ही उसकी नजर उस लड़के की आंखों से टकराई, उसके मुंह की गाली हलक में ही सूख गई। मेरे कंधे पर एक अजीब से जामुनी रंग का मच्छर बैठा था। कीमत लगाओ, मैंने अपनी आंखें झुकाकर भारी आवाज में कहा। ऑफिसर ने झिझकते हुए उस बोरे की चेन खोली। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर थंडर टाइटन लिजार्ड की रीढ़ की हड्डी और उसकी पूरी खाल सुरक्षित रखी थी, एक असली सी क्लास लॉर्ड की खाल। पूरे हॉल का शोर 1 सेकंड में शांत हो गया। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। सी क्लास लॉर्ड का माल इस शहर में सबसे कीमती चीज थी, जिसे बड़ी बड़ी फौजें अपनी जान दांव पर लगाकर भी नहीं ला पाती थी, और यहाँ एक आम लड़का पूरी की पूरी सेट उठाकर ले आया था। भगवान, ये कट देखो, एकदम शीशे की तरह साफ है। इसे किस हथियार से काटा गया है? ये लड़का कौन है? पहले कभी नहीं देखा इसे। ऑफिसर ने एक मशीन से उस सबसे कीमती जादुई पत्थर को स्कैन किया। मशीन से एक तेज आवाज आई और उसकी वैल्यू स्क्रीन के पार निकल गई। शुद्धता 98%। इसमें बिजली की ताकत कूट कूट कर भरी है। ये तो एकदम नया हीरा है। छोटे भाई, इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ है, और अगर नीलामी में गई तो 8 करोड़ भी मिल सकते हैं। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं था। मुझे बस यह पता था कि इस पैसे से मैं इतना न्यूट्रिशन लिक्विड खरीद सकता हूँ जिससे मेरी मच्छरों की फौज 1 लाख के पार पहुंच जाए। बिल बनाओ। मैंने टेबल थपथपाई। तभी ऊपर के वीआईपी रूम से एक भारी और घमंडी आवाज गूंजी। भीड़ ने तुरंत रास्ता छोड़ दिया। एक महंगे सूट में ढला अधेड़ उम्र का आदमी नीचे उतरा, जिसके पीछे ब्लैक कमांडो ड्रेस में 4 बॉडीगार्ड चल रहे थे। इस आदमी का चेहरा काफी हद तक ली ओतियन से मिलता था, पर इसकी आंखें किसी जहरीले सांप जैसी थी। यह था ली खानदान का मुखिया ली चांगहाई, जो इस एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी था। ली चांगहाई काउंटर के पास आया। उसने बिना मुझसे पूछे सीधे उस कीमती पत्थर को हाथ में उठा लिया। उसकी आंखों में साफ लालच दिख रहा था। बहुत बढ़िया चीज है, बिजली का सबसे बेस्ट कोर। ये मेरे बेटे औतियान के ड्रैगन को और मजबूत बनाने के काम आएगा। इतना कहकर उसने वह कोर अपने बॉडीगार्ड को थमा दिया और मेरी तरफ पलटकर बड़े आराम से बोला, यह माल अब से ली खानदान का हुआ। उसकी टोन ऐसी थी मानो वह कोई सच बता रहा हो। पूरा हॉल शांत था। किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। यही तियानलान शहर में ली खानदान की ताकत थी। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और एक ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, ले रहे हो तो पैसे दोगे? ली चांगहाई को मानो कोई जोक मिल गया हो। उसने हंसते हुए अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और मेरे सामने टेबल पर फेंक दिया। ली खानदान वैसे बहुत दिलदार है। ये 100 रुपए तेरी मजदूरी के हैं। पैसे उठा और दफा हो जा। मैंने उस नोट को देखा और मेरी हंसी छूट गई। मेरे कंधे हिलने लगे। कम लग रहे हैं? चांगहाई ने भौहें सिकोड़ी। नहीं। मैंने अपनी हंसी रोकी और 2 उंगलियों से उस नोट को उठाया और सबके सामने अपनी उंगलियों के बीच उसे मसलकर राख की तरह उड़ा दिया। मैं तो इस बात पर हंस रहा हूं कि इतनी उम्र होने के बाद भी तेरे इस दिमाग में कचरा भरा हुआ है। मैं एक कदम आगे बढ़ा। अब मेरे और ली चांगहाई के बीच सिर्फ आधे मीटर की दूरी थी। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरा माल चाहिए तो अपनी जान दांव पर लगानी होगी। ली चांगहाई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। कौड़ी के इंसान की इतनी हिम्मत। इस शहर में आज तक किसी ने ली खानदान को मना नहीं किया। अगर तुझे तमीज नहीं है तो सुनो, मुझे शक है कि यह लड़का गद्दारों से मिला हुआ है। इसे यहीं ढेर करो और इसका सारा माल जब्त कर लो।